हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और इसके कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक, तो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके एटम का। तो 6 हैं, तो यहाँ पे 2 एटम, माफ़ कीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए, इसको जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए या इस एटम को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कार्बन हमने पहले पढ़ा था ना, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ना तो वो किसी से लेता है इलेक्ट्रॉन, ना वो किसी को देता है इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है? वो शेयरिंग करता है। ठीक है, वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एक एटम किसी दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब ये दूसरा जो हमारा एटम है, ये हो सकता है कार्बन का हो या हो सकता है किसी और का हो। तो ये क्या करता है? अपनी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। यही प्रॉपर्टी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, ये कार्बन को अलग बनाती है। ठीक है, और उसे थोड़ा अलग बनाती है। ये कार्बन को और उसे थोड़ा अलग बनाती है। ठीक, देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। कार्बन फॉर्म्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कार्बन किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है? टेट्राहेड्रल। यही होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन बीच में और इसके बाद इसके 4, एक यहाँ शेयर करेगा, 2 3 4। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। तो इस तरीके से, तो इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट का नाम जे वेंट हॉफ। 2 चीज़ें फैक्ट है, ये तो खैर याद ही होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसने एक्सप्लेन किया था? जे वेंट हॉफ ने करा था। ठीक, उसके बाद देखिए, ये देखिए, जब कार्बन के साथ दूसरे एटम जुड़ते हैं तो ये एंगल कितना होता है? तो दो बॉन्ड्स के बीच होता है ना, वो एंगल इतना होता है। ठीक है, यानी कि इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, ऐसे जो 2 हमारे बॉन्ड, इनको हम बॉन्ड बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये बॉन्ड है। मान लीजिए इसका एक, कार्बन का एक एटम अपना ये था, दूसरा एटम उसने शेयर किया, ऐसे ही वो 4 एटम शेयर करेगा। ठीक है, तो जो ये शेयरिंग में ये बना ना बॉन्ड, इन्हें कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, जिनसे ये जुड़ रहा है दूसरे एटम से, उन्हें बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ रहा है वो। तो इन दोनों के बीच का एंगल इतना होता है, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाता है इसको। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये एंगल याद होना चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है, ये एंगल याद कर लीजिए। कभी बार पूछ लेता है, वैसे चांसेस तो कम है लेकिन फिर भी पूछ लेता है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछता है, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर कार्बन बनाता है। ठीक, अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी, शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? लंबी लंबी चेन बना देना। ये इम्पोर्टेंट है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब लंबी लंबी चेन बना देता। कार्बन चेन बनाता है लंबी लंबी। ठीक है, इसको कहते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक, ये हमको बताइए। कार्बन मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम आयोनिक बॉन्ड। ठीक, जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना तब देखेंगे इसको। अभी आप याद रखिए, जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, कार्बन क्या है? आइसोमराइजेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ये जितना ये इम्पोर्टेंट है ना कैटिनेशन, उतना ये भी है।
कार्बन शोज आइसोमराइजेशन प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, मतलब हैव सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे देखिए रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला की जगह रिप्रेजेंटेशन रहेगा, अच्छा वर्ड, ठीक है। सेम रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि देखिए CH4, मीथेन है ये CH4, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो CH4 ही रहेगा, पर इसका हो सकता है कि ये ऐसे 4 हाइड्रोजन में ऐसे जोड़ दे, ठीक है, या ऐसे जोड़ दे, अलग अलग स्ट्रक्चर से ऐसे जोड़ दे, किसी दूसरे तरीके से जोड़ दे। मान लीजिए C2H6 है, ठीक है, तो क्या पता 2 कार्बन ऐसे जुड़ें, उसके बाद ऐसा हाइड्रोजन जुड़ जाए, या एक कार्बन जुड़ जाए, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाए, यहाँ दोबारा से कार्बन आ जाए। मतलब जो इनका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा वो अलग हो सकता है, बट इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही रहेगा CH4। समझ रहे हैं आप, 2 CH4 है, एक ये CH4 है, कोई दूसरा CH4 मान लीजिए ये है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए ये है, तो इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन में देखो थोड़ा अलग अलग दिख रहा है ना, ठीक है। वैसे ही C2H6 है जैसे, तो C2H6 ऐसे भी हो सकता है, 2 कार्बन 3 ऐसे हो सकते हैं, या एक कार्बन 1 2 3 और फिर यहाँ पे एक और आ गया हमारा कार्बन और आ गया हमारा, इस तरीके से, ठीक। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं हमारे, अलग अलग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा लिखने का तरीका है ना वो यही रहेगा CH4। तो ये होता है आइसोमराइजेशन। आप इस आइसोमराइजेशन को याद रखिए, ये वर्ड आइसोमराइजेशन कौन शो करता है, कार्बन शो करता है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, एक तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, एक आइसोमराइजेशन, और दूसरा किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाता है वो, ठीक। उसके बाद देखिए ये कार्बन की बेसिक जानकारी थी, अब हम पढ़ेंगे कार्बन के एलोट्रोप। देखिए कार्बन के हमारे अभी 3 एलोट्रोप हैं, 3 में से 2 नेचुरल हैं, एक मैन मेड है, आर्टिफिशियल। सबसे पहले एलोट्रोप की एक प्रॉपर्टी जान लीजिए। एलोट्रोप जो होते हैं ना उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। एलोट्रोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, ठीक। अब देखिए जैसे कि डायमंड, पहला एलोट्रोप डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबको पता है डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्वेश्चन भी आता है विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो हमको पता है कि डायमंड है। आमतौर पे दूसरा पूछते नहीं है, लेकिन दूसरा अगर आ जाए तो आप दूसरे को भी नोट कर लीजिए। कोरंडम करके होता है एक, तो वो हमारा सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये कभी कभार पहला और दूसरा पूछ लेते हैं। तो डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। अब बनता कैसे है ये डायमंड बना किससे है, ये डायमंड भी तो कार्बन से ही बना है, कार्बन से बना है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ग्रेफाइट, वो भी कार्बन से बना है, ठीक। ये दोनों नेचुरल होते हैं। उसके बाद एक तीसरा और होता है बकमिंस्टर फुलरेंस, वो हमारा आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो देखते हैं डायमंड बने कैसे। इतना प्रेशर 50,000 से 60,000 ATM, और इतना टेम्परेचर कितना 1873 केल्विन पे कंप्रेस जब होता है ना, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर लगता है जब कार्बन पे, कितना, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर, इतना ज़्यादा इसको प्रेशर लगने पर तब जाके ये चेंज होता है डायमंड में। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा प्रेशर है, और टेम्परेचर देखिए कितना ज़्यादा है। अगर ये इतना आसान होता डायमंड बनना तो कोई भी कार्बन लेके उसमें प्रेशर लगाता, हीट कराता और बना लेता अपने डायमंड, पर इतना ज़्यादा जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। ये अर्थ के अंदर 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 होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अर्थ के अंदर ही टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी लगता है ऊपर से, इस वजह से कार्बन जो होता है वो डायमंड में चेंज हो जाता है। तभी तो देखा आपने खदानों से निकलता है डायमंड, ठीक है।
इंडिया का नायाब हीरा कहाँ से निकला था? गोलकुंडा की खान से निकला था, गोलकुंडा की, जो आजकल कहाँ पर है? इंग्लैंड की रानी के मुकुट पर विराजमान है आजकल। ठीक है, हीरे का नाम सब आप जानते ही हैं। तो वो गोलकुंडा की खान से निकला था। ठीक, तो ये हमारा डायमंड के बारे में है। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए, इतने डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलता है। ठीक, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिए, डायमंड का 2.42 है। देखिए ज़्यादा है ना, इसलिए तो डायमंड इतना शाइन करता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इतना शाइनिंग होगा वो। ठीक, तो इसका कितना है? 2.42 इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए उसके बाद डेंसिटी कितनी होती है इसकी? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। पिकोमीटर, पी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻12। पी का मतलब, पिकोमीटर में पी का मतलब होता है 10⁻⁻12। ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10। ये फिजिक्स में आता है कन्वर्जन में। ठीक, तो कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 154 पिकोमीटर या 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो था हमारा उसके बारे में, डायमंड के बारे में। ठीक, आपको याद रखना है इस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, और डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये भी याद होना चाहिए। अब देखिए आते हैं इसके दूसरे वाले एरोट्रॉप पे, ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट में वंडर वॉल फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, उसमें कौन से थे? उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। जो ये वंडर डायमंड में जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। वंडर वॉल फोर्स बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्स होता है ये। अगर ये डायमंड में प्रेजेंट होता तो डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। डायमंड के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट होता है। ग्रेफाइट के केस में इम्पोर्टेंट है कौन फोर्स का नाम, कौन सा? वंडर वॉल फोर्स। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट कहाँ आपने देखा होगा, जब हम पेंसिल यूज़ करते हैं ना, पेंसिल, वो पेंसिल की जो नींव होती है, वो ये नींव होती है, ये उत्पन्न होती है ग्रेफाइट की। ठीक, यहाँ आपने देखा होगा ग्रेफाइट को, तो ग्रेफाइट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये सरफेस है ना, वो थोड़ी थोड़ी स्लिपरी टाइप की है। देखिए ग्रेफाइट अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से लेयर्स में बनता है ग्रेफाइट। ठीक है, इस तरीके से लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की, ऐसे करके। तो ये लेयर्स होती हैं। ये लेयर किससे जुड़ी होती हैं? वंडर वॉल फोर्स से। ठीक है, अरे स्लिपरी होती हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये स्लिप कर देती है। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, वंडर वॉल फोर्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में। ठीक, दूसरा इसकी डेंसिटी 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये तो फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद एक्सक्यूज मी, ठीक है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डायमंड अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और इट वर्क्स एज अ लुब्रिकेटर, लुब्रिकेशन में भी काम आता है। लुब्रिकेशन में जब देखा आपने वो जो दो मान जो बॉल्स हैं, बॉल बियरिंग है, तो उनके बीच में हम लुब्रिकेशन डालते हैं, तो उसमें ग्रेफाइट भी यूज़ होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? स्लिपरी होता है। तो जो चीज़ स्लिपरी होगी उसके ऊपर दूसरी चीज़ फिसल जाएगी, तो इसलिए हम इसे लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। कि मान लीजिए ये बॉल है और दूसरी बॉल इसके साथ घूमेगी, बीच में अगर ग्रेफाइट है तो इसमें तो ग्रेफाइट चिपका हुआ है, ये बॉल इसके ऊपर स्लिप हो जाएगी और ये भी स्लिप हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेयरिंग या टेयरिंग को बचाता है ग्रेफाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए ग्रेफाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। वर्क एज ए लुब्रिकेटर। दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखा आपने, हमने जब इलेक्ट्रॉन पढ़ा था तो हमने बोला था कि
फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब देखिए कितनी डिफरेंट है। डायमंड कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। ग्रेफाइट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट है इसमें, इसकी लेयर्स के बीच में। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट, कितना अलग हो गया ना, जबकि दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं। और जो ये हमारा ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड ऐसा नहीं है। डायमंड हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड को हम लोग पता है टूल्स कटिंग या ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो कटिंग के लिए यूज़ होता है। जबकि हमारा ग्रेफाइट क्या है, लुब्रिकेटर के लिए यूज़ होता है, लुब्रिकेशन के लिए। ठीक, देखा हमने फ़र्क है ना इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक तरीके के एलिमेंट कार्बन से बने हैं। ठीक, तो ये दो थे हमारे, ये थे इसके नेचुरल एलोट्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे बकमिंस्टर फुलरेंस, जो कि इसका आर्टिफिशियल। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। एक तो इसका रिप्रेजेंटेशन C60। अब ये दिखता कैसे है? फुटबॉल देखी हुई आप सब लोगों ने? फुटबॉल ऐसे करके होता है ना, ऐसे ऐसे करके होती है फुटबॉल, ये इस तरीके से। तो यही स्ट्रक्चर आप बकमिंस्टर फुलरेंस का मान लीजिए। इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बकमिंस्टर फुलरेंस का भी होता है, मतलब एक पूरी बॉल की शेप में होता है वो एक। ठीक है, एक डोम होता है वो एक, इस तरीके की शेप में होता है। ठीक है, एक स्पेयर मान लीजिए, एक डोम मान लीजिए, या एक फुटबॉल मान लीजिए। ठीक, तो इस तरीके की शेप में हमारा बकमिंस्टर फुलरेंस होता है। ठीक है ना। फाउंडेड बाय रिचर्ड मिली, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद कीजिए। किसने ढूंढा था? रिचर्ड मिली ने ढूंढा था। ठीक, ये क्या है? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल पूछा जाता है कि कौन सा तुम्हारा एलोट्रॉप कार्बन का आर्टिफिशियल है, तो बकमिंस्टर फुलरेंस। डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? नेचुरल है। ठीक, इसके बाद 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। ये थोड़ा फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। तो हमने देखा बकमिंस्टर फुलरेंस का रिप्रेजेंटेशन C60 और इसके फाउंडर का नाम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा ये क्या है? आर्टिफिशियल है। और स्ट्रक्चर आपने देखा ही है इसका कैसा है, भी डिस्कस किया, बॉल की शेप का है एक। तो ये था कार्बन के बारे में और इसके कुछ एलोट्रॉप्स। कार्बन के एलोट्रॉप्स से क्वेश्चन उठ जाते हैं कभी कभार, स्पेशली ये ग्रेफाइट वाला जो है एलोट्रॉप, इससे तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।